नमस्कार दोस्तों, आज अपन बारहवीं भूगोल के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। 5 पाठ पूर्व हम देख चुके हैं और छठा अध्याय है अपने विश्व के अंदर मानव अधिवास। देखो क्या होता है। इससे पहले अपने 5वां अध्याय जो हमने पढ़ा था कि मानव विकास और जनसंख्या प्रवास के बारे में। छठा अध्याय है अपने मानव अधिवास के संबंध में। अधिवास से सभी भली भांति परिचित है, क्योंकि अधिवास के अंदर हम सब रहते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आता है आवास। क्या आता है? आवास। आवास की परिभाषा सबको ध्यान में है कि मनुष्य अपने रहने के लिए जो स्थायी रूप से निवास करने वाला जो घर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। और फिर अधिक लोग यानी एक से अधिक लोग जब घर बनाकर रहते हैं, यानी एक से अधिक लोग घर बना करके रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको फिर अधिवास बोलेंगे। यानी कई लोगों का समूह है जो आवास बना करके निवास करता है, उसको क्या बोलेंगे? अधिवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिवास। तो ध्यान में आ गया अधिवास की परिभाषा। यानी अधिवास के संबंध में अपने को ध्यान में होना चाहिए कि एक तो आवास होता है जिसमें मनुष्य अपना निवास स्थान यानी निवास करने के लिए घर बना करके रहता है, और दूसरा अधिवास यानी कई लोग जब घर बना करके रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिवास। अब देखो अधिवासों के बारे में, इनके प्रकार क्या क्या है। अधिवासों के प्रकार देखो, अधिवास हर समय एक जैसे नहीं थे। प्राचीन काल में अधिवास अलग प्रकार के हुआ करते थे, वर्तमान में अलग प्रकार के अधिवास है। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में अधिवास कौन कौन से होते थे? एक तो अस्थायी होता था और दूसरा होता था स्थायी। इन दोनों की अलग अलग विशेषता देखो ध्यान में आ जाएगी आपके। देखते हैं कि अस्थायी अधिवास उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी एक निश्चित स्थान पर अपना घर बना करके नहीं रहता है, यानी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और ऐसा कब होता था? ऐसा होता था आदिम काल में। कब होता था? आदिम काल में, जब आदिम अवस्था में था मनुष्य। यानी आदिम काल में इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि मनुष्य के पास में न तो अधिक दिमाग था और नहीं इतनी अधिक आवश्यकताएं थी। कहने का अर्थ है आवश्यकताएं बहुत कम थी। आदि व्यक्ति की आवश्यकता जब कम थी तो उस समय इसकी कोई उनका स्थायी आवास नहीं था। अब स्थायी आवास नहीं था तो ये आदिमकालीन अवस्था थी, और इसमें व्यक्ति क्या करता था? एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता। जहां उनके अनुकूलतम जलवायु होती थी वहां वो रहता था। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में हमने देखा कि उत्तर पाषाण काल में, जब उत्तर पाषाण काल का समय आया था, उस समय मनुष्य ने थोड़ी अपनी सोच विकसित की थी और उस समय उसको कुछ आवश्यकताएं महसूस होने लगी। उसने पालतू पशुओं को यानी पालना शुरू किया था। पालतू पशुओं के साथ साथ में क्या करनी प्रारंभ की थी? कृषि प्रारंभ की थी। यानी पालतू पशुओं और कृषि के लिए जब इन्होंने सोचा तो पालतू पशुओं के साथ साथ में कृषि कार्य प्रारंभ किया था। तब से लेकर के उनके आवास क्या हो गए? आवास बनने शुरू हो गए स्थायी। यानी स्थायी रूप से आवास बना करके पालतू पशु, यानी कुछ पशु ऐसे थे जिनकी उपयोगिता उनके निजी जीवन में आती थी, तो ऐसे पशुओं को उन्होंने पालना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने स्थायी आवास। यानी ये तो दो प्रकार हो गई प्राचीन काल के अंदर। वर्तमान के अंदर अपने को देखने को कौन कौन से आवास मिलते हैं देखो। वैसे ये प्रकारों में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रकार ये भी है और प्रकार वर्तमान वाले भी है। वर्तमान में दो प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। एक तो है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। देखो सबसे पहले तो ग्रामीण और नगरीय प्रवासों की पहचान कैसे करेंगे हम, कि कौन सा है वो नगरीय है और कौन सा है वो ग्रामीण है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए देखो, ग्रामीण जो अधिवास है उनकी अधिकांश जनसंख्या
यानी लगभग अधिकांश का अर्थ 80% से ऊपर, अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित है। प्राथमिक क्रियाएं करती है। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, ये मैंने आपको पूर्व के पाठों में पहले बताया था कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सिर्फ क्या होता है, उत्पादन होता है। और उत्पादन के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और भी बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जिससे उत्पादन होता है। तो प्राथमिक क्रियाएं करने वाले अधिकांश जनसंख्या यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या किस कार्यों में लगी होती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है। और क्या विशेषता हो सकती है, और विशेषता होती है गांव के लोगों की सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत मजबूत होती है, यानी हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में सहभाग करते हैं। ये ग्रामीण अधिवास की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। इसमें कहने का अर्थ यह है कि परिवहन के साधनों का अभाव, ये तो आगे हम समीक्षा में देख लेंगे, ठीक है ना। ये तो इसकी पहचान हो गई कि ये ग्रामीण अधिवास है। जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है, यानी गांव में लोग कम निवास करते हैं, जनसंख्या के आधार पर। घरों के आकार पर देख सकते हैं, घरों का आकार यानी घर बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ जगह पर नजदीक होते हैं। नगरीय जनसंख्या की पहचान क्या होगी, लगभग 50% आबादी है वो गैर प्राथमिक कार्यक्रम में सम्मिलित है, यानी 50% आबादी गैर प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित है। गैर प्राथमिक यानी प्राथमिक कौन सी होगी, ये होगी, और गैर प्राथमिक इनके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, व्यापार वाणिज्य, ये सारे के सारे कार्य कहाँ होते हैं, ये होते हैं नगरीय। और नगरों में जनसंख्या यानी जनघनत्व है। नगर की दूसरी पहचान क्या हो जाएगी, जनघनत्व क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। धरातल की तुलना में उसके ऊपर जनसंख्या अधिक निवास करेगी, ये पहचान होगी। इसके अलावा परिवहन साधनों का विस्तार यहाँ पर नगरों में अधिक है, और व्यापार यानी ये समुचित व्यवस्थाएं कहाँ मिलती है, अपने को नगरों में देखने को मिलती है। तो अधिवासों के दो प्रकार अपन अभी एक का जिक्र करेंगे। उससे पूर्व अपने देखा था कि पहले कि इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा है वो नगर में है, कौन सा है वो ग्रामीण है, ठीक है। अब देखो ग्रामीण जो अधिवास है, ग्रामीण अधिवासों के कुछ प्रकार है, उनको देखेंगे, फिर नगरीय देखेंगे। इस प्रकार दोनों का अध्ययन बराबर करेंगे, ठीक है ना। कोई ज्यादा कठिन पाठ नहीं है। देखो ग्रामीण जो अधिवास है उनकी कुछ प्रकार देखेंगे। ग्रामीण अधिवास के प्रकार, अधिवास के प्रकार देखो, गांव के कुछ लोग, पहला प्रकार देखो जिसको बोलेंगे गुणचित संक्रमित संकुचित या पुंजित। ये ग्रामीण अधिवास का पहला प्रकार, जिसमें गुंचित का अर्थ क्या होता है कि लोगों के जो घर होते हैं वो एक गुंचे के समान होते हैं, जैसे केले का गुंचा होता है। तो इसमें घर होते हैं ना, वो घर पास पास में होते हैं। गांव होता जरूर है, मगर गांव के अंदर भी घर कहाँ होते हैं, घर पास पास होते हैं। यानी घरों के आकार, या यूं कह सकते हैं घरों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, जिसमें उनको लगता है कि घर एक गुंचे के समान है, यानी एक गुंचे में ही कटे हुए हैं। इनमें क्या होता है कि घर तो बहुत पास पास में होते हैं, मगर घरों के बाद
दूसरे क्षेत्रों में आगे भूमि खाली छोड़ी जाती है जिसके ऊपर ये कृषि कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला प्रकार हो गया। ये मिलते हैं गंगा, भारत के अंदर गंगा और सतलज का मैदानी भाग है ना, सतलज के मैदानी प्रदेशों, यानी यहां पर क्या करते हैं, लोग रहते तो एक समूह के अंदर है, मगर बाहर की जो जमीन होती है उसके ऊपर कृषि कार्य करते हैं, यानी घर बनाते हैं, वो घर ऊंचाई पर बनाते हैं, यानी जहां बाढ़ आदि की संभावना नहीं होती है ऊंचाई पर बनाते हैं, और घर बहुत पास पास में होते हैं। जब भी कोई सामूहिक आपदा आती है तो सामूहिक आपदा का मिलकर मुकाबला करते हैं, यानी सामूहिक आपदा का मिलकर मुकाबला करते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके घर क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, और ये भारत के गंगा और सतलज के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का ग्रामीण अधिवास का ही प्रकार है दूसरा, प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। नाम से ही स्पष्ट है, प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, यानी इनमें जो घर होते हैं वो घरों के बीच में, यानी घरों के मध्य दूरी अधिक होती है, यानी एक घर यहाँ है, दूसरा घर कहीं दूर जाकर के दूसरी जगह पर है, यानी घरों के बीच में दूरी अधिक हो गई तो इसको या एकांकी या फिर प्रकीर्ण अधिवास बोलेंगे, क्योंकि घरों के बीच की दूरी की वजह से इनको एकांकी बोलते हैं। और इनमें क्षेत्र कौन सा आता है, इनमें लगभग कौन से क्षेत्र आते हैं, घास के मैदान, विश्व के जो घास के मैदान आते हैं ना, यानी विश्व के घास के मैदान, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स का क्षेत्र आ गया, कनाडा का पेरेरीज आ गया, और भारत का गंगा और सतलज नदी का खादर क्षेत्र आ गया। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सा अधिवास पाया जाता है, प्रकीर्ण या फिर एकांकी अधिवास। ठीक है ना, यानी घर बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास, इसमें क्या होता है, देखो मिश्रित अधिवास, इन दोनों जो हमने पहले पढ़े थे 1 और 2 नंबर, इन दोनों का एक मिला जुला रूप होता है। इसमें नए तो घर अधिक गुंछे में होते हैं और नए अधिक विकीर्ण होते हैं, यानी नए अधिक बिखरे हुए होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धगुंचित, अर्धगुंचित आवास बोलते हैं। यानी घरों का आकार बहुत दूर दूर भी नहीं होता है और बहुत पास पास में भी नहीं होता है। इसका उदाहरण अपने राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर जिला कौन सा है, कोटा, कोटा जिला। कोटा जिला की सांगोद तहसील है ना, सांगोद तहसील, और सांगोद तहसील के अंदर एक गांव है खुर्द गांव। वो गांव इस प्रकार का बसा हुआ है, मिश्रित है, न तो अधिक घर एकांकी रूप से है, न ही अधिक घर पास पास में। ठीक है ना, तो ये हो गए अधिवास। और चौथा अधिवास बचता है अपने पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास में क्या होता है, देखो पल्ली अधिवास एक गांव का छोटा रूप होता है, यानी गांव का छोटा रूप किसके आधार पर होता है, गांव का ये छोटा रूप जाति के आधार पर होता है, यानी जाति के आधार पर एक क्षेत्र के अंदर एक जाति समूह के लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं पल्ली अधिवास। यानी गांव का एक छोटा आकार होता है जिसको छोटा सा कह सकते हैं, मोहल्ला टाइप बना देते हैं, और उस अधिवास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पल्ली अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास के प्रकारों को देखा, गुंचित, संक्रंदित, संकुचित या पुंजित, दूसरा प्रकार प्रकीर्ण या एकांकी, तीसरा मिश्रित, और चौथा है पल्ली अधिवास। ये तो क्या हो गए, ग्रामीण अधिवास के प्रकार हो गए। अब देखो जो ग्रामीण अधिवास है उनके प्रतिरूप यानी आकार कैसा है, ये है तो सही, मगर ये बसे हुए कैसे हैं, तो इनके प्रतिरूप देखते हैं। देखो प्रकार अलग होता है, प्रतिरूप अलग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा ये पाठ कठिन नहीं है। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। ठीक है,
देखो प्रतिरूपों में सबसे पहले बात करते हैं तो आता है रेखीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप, इसको अर्धचंद्राकार प्रतिरूप बोलते हैं। अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए कोई नहर है, कोई नदी है, कोई सड़क है, कोई रेल मार्ग है, इनके आसपास में एक रेखा के रूप में बसे हुए मकान, या तो लाइन सीधी है रेखा के हिसाब से, या फिर मान लीजिए कोई अर्धचंद्राकार है, उसके चारों ओर भी घर बने हुए हैं, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार बोलते हैं प्रतिरूप। और रेखीय ये हो ही गया है, यानी रेखीय प्रतिरूप या फिर अर्धचंद्राकार। इस प्रकार के घर कहाँ बनते हैं? नहर, नदी, सड़क या रेल मार्ग के पास पास में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरे प्रकार का प्रतिरूप, दूसरा प्रकार तीर प्रतिरूप। इसको तीरनुमा प्रतिरूप भी बोलते हैं। तीर प्रतिरूप कहाँ मिलता है? ये मिलता है जहां पर नदी घाटी क्षेत्र होता है। घाटी क्षेत्र जहां घाटी के दोनों ओर, यानी घाटी के दोनों ओर इस प्रकार की घाटी होती है, घाटी के दोनों ओर जहां मकान बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तीर प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर प्रतिरूप। तीसरा प्रकार त्रिभुजाकार। यह बहुत ही अहम है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। देखो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो कहां होते हैं? इस प्रकार के अधिवास जहां पर नदियां चलती है, जैसे मान लीजिए ये मेन नदी है, मुख्य नदी है, और इसके समानांतर ही एक और नदी चलती है, मगर ये मिलती नहीं है आपस में, ये आगे ऐसे चलती रहती है, ये ऐसे चलती रहती है। इसके बीच का जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। दोआब। इस दोआब क्षेत्र के अंदर यहां पर जो घर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है ना। जहां नदियां समकोण पर नहीं तो काटती है, बराबर चलती रहती है, और चलने वाले क्षेत्र के अंदर त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनाया जाता है। आगे देखो आयताकार। आयताकार प्रतिरूप तो सीधा सा है, यानी दो सड़कें समकोण पर काटती है, तो यहां जो मकान बनेंगे वो आयताकार प्रतिरूप के अंदर ही बनेंगे, और इनके बीच में मान लीजिए कोई और सड़कें चलती है तो भी वो आयताकार के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है ना। आगे आता है वर्ताकार। वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप कहां बनाया जाता है? वर्ताकार प्रतिरूप बनाया जाता है गांव का मध्य स्थान होता है। जैसे मान लीजिए गांव की, जैसे ये चौपाल हो गई, क्वाड हो गई जिसको बोलते हैं, या गांव का मुख्य तालाब हो गया, तालाब के चारों ओर जब आवास बना करके लोग रहने लग जाते हैं तो उसको वर्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। इसके अलावा देखो वर्ताकार हो गया, एक होता है अरिये, या फिर इसको तारा आकार बोलते हैं, स्टार आकार। अरिये या तारा आकार का प्रतिरूप कहां मिलता है? अरिये या तारा आकार का प्रतिरूप मिलता है एक जो चौराया होता है उसके अंदर बाहर से मुख्य बहुत सारी सड़कें आके मिलती है, और उन सड़कों के मध्य जहां यहाँ घर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरिये या फिर तारा आकार के प्रतिरूप बोलते हैं। और अंतिम एक बच गया सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। ये आपको ध्यान में है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहाँ बनाए जाते हैं? ये मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी जहां पर क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोग पहाड़ों के ऊपर घर बना करके रहते हैं, यानी पहाड़ों की ढलान है, ढलान को काट करके समतल करते हैं, फिर आवास बनाते हैं, फिर आगे ढलान आती है, फिर काटते हैं, समतल करते हैं, ऐसे करते हैं। तो देखो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप हमने देख लिए, प्रकार हमने देख लिए। तो ग्रामीण अधिवास के अंदर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, एक तो क्या हो गया? प्रकार हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया। अब देखो ये जो ग्रामीण अधिवास है इनकी क्या क्या समस्याएं क्या आती है, कुछ समस्याओं के बारे में देख लेते हैं। हालांकि किताब के अंदर विस्तार से दे रखा है, आप ये वीडियो देखते हुए किताब को जब पास में लेके बैठोगे ना तो अच्छी प्रकार से आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है ना। ग्रामीण अधिवास की समस्याएं, देखो मेन समस्या क्या आती है, आरंभ से शुरू करते हैं। परिवहन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सड़क मार्ग का विकास नहीं होना, परिवहन समस्या एक मुख्य समस्या है। दूसरी, जब परिवहन नहीं है तो रोजगार की कमी आएगी। गांवों के अंदर शहरों की तुलना में रोजगार क्या मिलता है, कम मिलता है, मिलता नहीं पूरा। जब रोजगार नहीं मिलता है तो बच्चों को क्या नहीं मिलती है, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्या नहीं मिल पाती है, उचित शिक्षा। और जब शिक्षा नहीं मिल पाती है तो लोग अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होने की वजह से वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की भी समस्या आती है। रोजगार हो गया, स्वास्थ्य की समस्या हो गई, और क्या हो सकती है, और हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता है, यानी असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। ये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों की या नगरीय अधिवासों की, यानी नगरीय अधिवास किसको बोलते हैं। ग्रामीण अधिवास के संबंध में एक और प्रश्न बन सकता है कि ग्रामीण अधिवास में जो समस्याएं आ रही है उनके समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास कौन कौन से हैं। तो सरकार स्तर पर तरह तरह की योजनाएं चलती है, उन योजनाओं को सही तरीके से लागू करना ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आ गया। अब देखो हम बात करेंगे नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास की पहचान के संबंध में आपको ध्यान में आ गया पहले ही, यानी पहचान के संबंध में क्या देखा था हमने कि 50% से अधिक आबादी कहाँ रहती है, नगर नहीं, किसमें लगी होती है, वो लगी होती है गैर कृषि कार्यों में या प्राथमिक कार्यों के अलावा जितने भी कार्य होते हैं उनमें लगी होती है, ठीक है। नगरीय अधिवास, देखो नगरीय अधिवास के बारे में विशेषता अपने ध्यान में आ गई कि इनकी 50% से अधिक आबादी कहाँ क्या करती है, और कृषि गैर कृषि कार्यों में या प्राथमिक क्षेत्र में जो काम होते हैं उसके अलावा जितने भी काम होते हैं उनमें लगी होती है। इसमें शिक्षा का उच्च स्तर देखने को मिलता है, परिवहन साधन अच्छी प्रकार से मिलते हैं। ये यानी कहने का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के पूरा का पूरा विपरीत चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इनके भी कुछ प्रकार है। इनके प्रकार किसके आधार पर है, इनके प्रकार है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं नगर, यानी नगर किसको कहते हैं। एक नंबर नगर, नगर किसको बोलते हैं, यानी नगर की पहचान के संबंध में वह सारी चीजें आएगी कि शिक्षा की अच्छी सुविधा होती है, चिकित्सा की अच्छी सुविधा होती है, उसको नगर बोलते हैं। मगर आबादी के आधार पर देखें तो जिसकी आबादी 1 लाख से लेकर के 10 लाख के मध्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नगर बोलेंगे, ठीक है ना। तो नगर के अंदर नगर होगा तो फिर वो सारी प्रशासनिक व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बीकानेर एक नगर है, ठीक है ना। दूसरा आ गया, दूसरे प्रकार का कौन सा आता है, दूसरा आता है महानगर। जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं महानगर। महानगर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको मेट्रो सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रो सिटी। और आबादी के आधार पर देखें तो इसकी आबादी है वो 10 लाख से लेकर के 50 लाख के मध्य होती है। आबादी लगभग कितनी होती है, 10 लाख से लेकर 50 लाख तक। और इसमें अपने देखो मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर है और जोधपुर है, ये आ जाते हैं, ठीक है। अगली हम बात करेंगे तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार आता है सन्नगर। कौन सा आता है, सन्नगर। 2 प्रकार हो गए, नगर हो गया, महानगर हो गया। तीसरा प्रकार आता है सन्नगर। सन्नगर का सबसे पहले प्रयोग किया था 1915 में, यानी ये शब्दावली दी थी पैट्रिक गिडीज ने। पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर की परिभाषा दी थी। इसमें क्या होता है, 2 नगर पास पास में हो सकते हैं, 2 महानगर एक दूसरे के पास पास में हो सकते हैं, जिसकी प्रशासनिक इकाइयां एक होती है। जैसे मान लीजिए अपने बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा,
क्योंकि दोनों की राजधानी भी एक ही है और उच्च न्यायालय भी एक ही है दोनों का। ठीक है ना। तो ये हो गए सन नगर। किसके आधार पर देख रहे हैं हम? जनसंख्या के आधार पर। इनमें देखो आगे जनसंख्या इनकी 50 लाख भी हो सकती है और 50 लाख से न्यून भी हो सकती है, मगर दो नगर क्या होते हैं आपस में, क्या होता है, पास पास में होता है, जिसकी वजह से। अब देखो आता है अंतिम, और वो है महानगर, या इसको वृहत नगर बोलते हैं। और अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था मेगापोलिस। मेगापोलिस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था जीन गोटमैन ने। यानी सबसे बड़ा विश्व नगरी बोल सकते हैं इसको। मेगापोलिस का अर्थ होता है जिसमें आता है, जैसे मान लीजिए अपने विश्व स्तर की बात करते हैं तो टोक्यो है, जापान, लंदन है, मुंबई है। तो ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत? महानगर या वृहत नगर या मेगापोलिस को बोलते हैं। तो ये नगरों के यानी ग्रामीण अधिवास का हमने प्रकार देखे थे, उसी प्रकार नगरीय अधिवास के भी कुछ प्रकार हैं जिनमें ये 4 प्रकार महत्वपूर्ण है। अब देखो नगरीय अधिवास की भी कुछ समस्याएं आती है। जैसे ग्रामीण अधिवास की कुछ समस्याएं आ रही थी, वैसे नगरीय अधिवासों की क्या आती है? समस्या आती है। अब देखो समस्या तो आएगी कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे क्या बढ़ रही है? जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और इस प्रकार जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या आनी तय है, यानी रोजगार का स्तर गिरना। रोजगार सब लोगों को मिलता नहीं है, या यूं कह सकते हैं मिलता है तो भी पूरा नहीं मिलता है। और जब आते हैं बाहर से लोग पैसे कमाने के लिए, कहाँ आएंगे? नगर के लिए आएंगे, रोजगार के लिए। तो वहां पर गंदी बस्तियों का उद्भव होगा। गंदी बस्तियों का जिक्र अभी हम आगे और करेंगे। यानी गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव किसके कारण होता है? लोग रोजगार के लिए प्रवास करके आते हैं, उसके कारण। रोजगार, बेरोजगारी की समस्या होगी तो स्वास्थ्य के संबंधी की कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा समय पर खाद्यान्न सामग्री पहुंच नहीं पाती। खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या का अनुपात अधिक होने की वजह से खाद्यान्नों की आपूर्ति समय पर हो नहीं पाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण नगरीय अधिवासों के लोग परेशान रहते हैं। अब देखो कुछ गंदी बस्तियों का जिक्र आता है। गंदी बस्ती, या इसको बोल सकते हैं स्लम, स्लम बस्ती। ठीक है ना। तो गंदी बस्तियों से तात्पर्य है कि लोग जैसे मान लीजिए प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं रोजगार के लिए, तो जिस स्थान पर जाते हैं तो वहां पर भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता है, और जब दबाव बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है? निश्चित रूप से किसका विकास होता है? गंदी बस्ती का। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है? महाद्वीप की सबसे बड़ी स्लम बस्ती वो है मुंबई की धारावी बस्ती। मुंबई की धारावी बस्ती है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। और इस बस्ती का निर्माण, अब हम इस बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये बस्ती प्रादुर्भाव में आई क्यों आई, किसके कारण आई? इसका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य से कुछ कुमार लोग गए थे, यानी यहाँ पर रोजगार के लिए गए थे। इसका निर्माण करवाया था, या यूं कह सकते हैं इसको बसाया था किसने? कुमारों ने। और कुमार गए कहां से थे? गुजरात से। अब देखो ये मुंबई के दक्षिण पश्चिम में जो रेलवे चलता है, रेलवे के पास में ये बस्ती है। यूं कह सकते हैं कि मुंबई के लगभग ये मध्य में स्थित है। अब देखो इस बस्ती की कुछ विशेषताएं हैं जो देखने को आपको मिलेगी। देखो एक तो क्या होती है? सड़कों का आकार, यानी सड़कों का आकार बहुत छोटा, सड़कों का आकार है ही नहीं। यहाँ पर दुपहिया और तिपहिया वाहन बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, यानी सड़कों का आकार निम्न है। दूसरी बात करते हैं, इन सड़कों का आकार हो गया। और एक मुख्य सड़क चलती है, यानी उस बस्ती के मध्य से एक सड़क निकलती है जिसका नाम है 90 फुट रोड है।
ये 90 फुट रोड चलती है एक बस्ती के अंदर से। और आगे बात करते हैं तो यहां पर लगभग एक कमरे के अंदर 15 लोग रहते हैं, आवास करते हैं। और लगभग 1500 लोगों पर, यानी 1500 लोगों पर एक शौचालय है। यानी इतना निम्न जीवन स्तर यहाँ जीते हैं लोग, फिर भी यहाँ पर रहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए रहते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर शिक्षा तो नगण्य है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में खोल नहीं पाते हैं। शिक्षा की हो गई, स्वास्थ्य की मेन समस्या हो गई। यहाँ पर हैजा, प्लेग, डायरिया जैसी बीमारियां होती है। और इस बस्ती के अंदर और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ कौवे और काले चूहे दिखाई देते हैं। कौवे और काले चूहे यहाँ देखने को मिलते हैं और कोई नहीं दिखाई देता है। यानी गलियां इतनी संकड़ी होती है, सामने से कोई व्यक्ति आता है तो भी उसको किनारे होके साइड देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गंदी बस्ती। अब इस बस्ती की कुछ समस्याएं हैं जिसमें समस्याओं में सरकार निदान भी कर रही है और सरकार का एक प्रयोजन चल रहा है कि इस बस्ती को हटा करके यहाँ पर स्थायी रूप से लोगों को प्लेट बना करके उनके अंदर उनको निवासित करवाया जाए, ठीक है ना। तो छठा आइडिया आपके ये पूरा होता है। और छठे आइडिया से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको प्रश्न करने हैं क्योंकि परीक्षा अब नजदीक बहुत आ गई है, ठीक है ना। अब वापिस पुनः परीक्षा होगी, उस परीक्षा की अच्छी तैयारी करो। धन्यवाद।